ह्यूमैनिटीज़ साइंस, मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग झारखंड का अध्ययन कर रहे हैं और जेपीएससी, जेएसएससी, बाकी जितने भी झारखंड के महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जैसे उत्पाद सिपाही हो गया, स्पेशल कांस्टेबल हो गया, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सारे परीक्षाओं के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग झारखंड का पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी का मतलब होता है राजनीति, राजनीतिक विज्ञान, है ना। तो आज हम लोग झारखंड का शासन प्रशासन पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित है। तो झारखंड में राज्यसभा को जो है वो 6 सीट आवंटित है। तो राज्यसभा में जो है वो झारखंड से 6 जो है राज्यसभा के सांसद चुन करके जाते हैं वहाँ पे। तो आपको पता है कि मतलब जो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो कानून बनाती है, जिसको हम लोग विधायिका कहते हैं, विधायन करने का काम करती हैं। एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका कहते हैं, बनाए गए कानूनों का वो पालन करती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। और जुडिशियरी होता है जिसको न्यायपालिका कहते हैं। तो वो किसी भी स्थिति में मतभेद होने पे, चाहे वो सरकार के बीच में हो, सरकार लोगों के बीच में हो, लोगों के बीच में हो, सरकार या किसी फर्म के बीच में हो, तो वो जो न्याय का काम करती है वो न्यायपालिका करती है। तो अगर हम लोग लेजिस्लेटिव की बात करें, विधायिका की बात करें, तो जितने भी विधायन संबंधी भारत के होते हैं तो वो हम लोगों का जो बनता है वो संसद से बनता है। और संसद में जो है वो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा के भी सांसद को जो है वो एमपी ही बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो लोगों के द्वारा चुन करके जाते हैं जब लोकसभा का चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा का सांसद सीधे लोगों के द्वारा चुना करके नहीं जाते हैं। वो क्या होता है कि हम लोग जो है जैसे राज्य सरकार को चुने, जैसे झारखंड है तो झारखंड में जो सरकार बनेगी वो यहाँ से जो है वो यहाँ पे राज्यसभा सांसद को चुन करके भेजेंगे, जहाँ पे वो केंद्र सरकार में जा करके झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी और वहाँ पे भी वो कानून बनाने में योगदान देगी। तो जब केंद्र सरकार से ही कोई कानून बनता है तो वो सिर्फ केंद्र सरकार का कानून नहीं होता है, बल्कि वो राज्य सरकार का भी होता है, क्योंकि हर राज्य से भी वहाँ पे सांसद गए होते हैं और वो अपनी बातों को वहाँ पे रखते हैं, उस कानून में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तब जा कर के कानून बनता है। तो सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून नहीं बनाती है, उस केंद्र सरकार में राज्य सरकारों का भी अहम योगदान होता है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो इसमें जो है वो हो जाएगा 5 सीटें। 5 सीटें जो है वो लोकसभा जनजाति के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि लोकसभा के लिए जो झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको कहते हैं, उसके लिए 5 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिला में, झारखंड के किस जिला में एकमात्र लोकसभा सीट है, ठीक है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो उस एकमात्र का नाम मतलब बताना है। तो वो पलामू जिला जो है वहाँ पे मात्र 1 लोकसभा सीट है और वहाँ पे अनुसूचित जाति जिसको शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं उसके लिए आरक्षित है। आपको पता होगा कि भारत में जो है वो आर्थिक स्थिति एक समान नहीं रही थी, तो आज़ादी के बाद जो है वो यहाँ पे कैटेगराइजेशंस किया गया, ठीक है। तो एक जनरल कैटेगरी बनाया गया जिसको अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं, जिनको पहले कोई लाभ नहीं मिलता था, अब उनको भी लाभ मिलता है, जिसको हम लोग EWS कोटा कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, वो सिर्फ अभी जनरल कैटेगरी को मिलता है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी जो बनाया गया वो OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब पिछड़ा वर्ग जातियाँ, ठीक है। तीसरा जो बनाया गया वो बनाया गया शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको कहते हैं अनुसूचित जाति, ठीक है। और जो चौथा बनाया गया वो बनाया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो पलामू जो है वो झारखंड का एक ऐसा जिला है जहाँ पूरे पलामू को मिला करके 1 लोकसभा सीट है और उस 1 लोकसभा सीट भी जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पे अनुसूचित जातियों की संख्या जो है वो प्रपोर्शन वहाँ पे ज़्यादा है उनका।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, ठीक है ना। तो राज्यपाल के लिए जो है वो 157 आर्टिकल 157 है, अनुच्छेद 157, उसमें से जो है वो राज्यपाल के लिए जो योग्यताएं निर्धारित है, मतलब क्या क्या होना पड़ेगा योग्यता, तब किसी भी राज्य का आप राज्यपाल बन पाइएगा, उस चीज़ का वहाँ पे 157 में विवरण है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो राज्यपाल जो है वो अपना इस्तीफा हमेशा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल जो है वो अपना इस्तीफा किन्हें सौंपते हैं? तो राज्यपाल जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ध्यान रहे जैसे हम लोग भारत का प्रथम नागरिक जो है वो किसको देखते हैं? तो राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक होते हैं। वहाँ के जो भारत के जितने भी कानून बनते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे बनते हैं, ठीक है। और जब तक राष्ट्रपति की मुहर नहीं रहेगी या राष्ट्रपति का साइन नहीं रहेगा तब तक वो कानून नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार राज्य में जितने भी कानून होंगे वो राज्यपाल के नाम से होते हैं और राज्यपाल के साइन के बिना जो है वो कोई भी कानून नहीं बन सकता। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार से राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होता है वो मुख्यमंत्री ही करते हैं, ठीक है। लेकिन वो राज्यपाल मतलब वो क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो आर्टिकल 164 है जो इस चीज़ की व्यवस्था करता है कि मतलब जो मुख्यमंत्री हैं जिन लोगों को लिस्ट करेंगे उन सबको मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाया जाएगा। देखिए होता क्या है कि जैसे केंद्र सरकार में लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार में जो है वो विधानसभा का चुनाव होता है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो ये कहलाते हैं एमएलए, ठीक है, या विधायक कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म होता है। तो जो एमएलए हैं वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, स्वतंत्र भी हो सकते हैं, कहने का मतलब वो निर्दलीय हो सकते हैं, किसी भी पार्टी से नहीं। लेकिन सरकार बनाने के लिए क्या होता है कि 50% + 1 सीट, ठीक है ना। तो आधा से अधिक जिनके पास सीट रहेगी उसकी सरकार बनेगी, चाहे वो समर्थन से हो, बहुत सारी पार्टियां मिल करके गठबंधन बनाई हो या जैसे भी हो। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी जो झारखंड की स्थिति है तो जेएमएम और कांग्रेस सरकार में है, तो जेएमएम को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला था, कांग्रेस को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला था, तो वो दोनों जो है वो गठबंधन करके सरकार बनाए। तो अब क्या हुआ कि इनके पास 50% से अधिक सीटें आ गई। अब क्या है कि मुख्यमंत्री के तौर पे तो चुन लिया गया। अब जो मुख्यमंत्री हैं वो किनको किनको कौन सा मंत्री पद सौंपते हैं, ये जो जिनका नाम को देंगे मुख्यमंत्री जी, उन्हीं का नाम जो मतलब वो राज्यपाल के द्वारा उनको नियुक्त किया जाएगा और वो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, ठीक है। तो इसका जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 में है। विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो मतलब 1/6 जो है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो मतलब उस जो एमएलए हैं, टोटल एमएलए, उसका 1/6 जो है वो उनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। हाँ, लेकिन अगर किन्हीं स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कम भी है संख्या तो वहाँ पे 1/6 वाला वैलिड नहीं होगा, वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जनरली 1/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए होता है, लेकिन किसी किसी स्टेट्स में अपवाद हैं क्योंकि वहाँ पे एमएलए की संख्या जो है वो बहुत कम होती है क्योंकि वो छोटा क्षेत्र है। निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाए, सत्रावसान करे और विघटित कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा से क्वेश्चन नहीं है, ये विधानसभा से क्वेश्चन है। अगर लोकसभा से क्वेश्चन रहता तब तो वहाँ पे स्पीकर हो जाते, क्योंकि स्पीकर जो है वो क्या करते हैं कि मतलब विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और विघटित कर देते हैं। क्षमा प्रार्थी हम थोड़ा मैंने गलती से जो है वो राष्ट्रपति के जगह पे स्पीकर बोल दिया है, तो मैं उसे सुधारते हुए कहता हूँ कि जो अगर लोकसभा की बात होती है और वहाँ पे सदन का सत्र बुलाना है, सत्रावसान करना है या विघटित कर देना है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति का अधिकार होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो राज्य में विधानसभा होता है, तो विधानसभा का सत्र बुलाना है, सत्रावसान करना है या विघटित करना है तो यहाँ पे राज्यपाल को अधिकार होगा। जैसे पूरे भारतवर्ष के लिए राष्ट्रपति होता है वैसे ही हर राज्य के लिए राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है ना। तो अध्यादेश जारी जो है वो आर्टिकल 213 के अनुसार से, अनुच्छेद 213 के अनुसार से किया जा सकता है, ठीक है। तो अध्यादेश का क्या मतलब होता है? तो देखिए, जिस प्रकार केंद्र सरकार में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार में जो है वो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है कानून, ठीक है। लेकिन ये कानून से थोड़ा अलग है। क्या अलग है कि जैसे जब मान लीजिए कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो
या सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी अचानक से कोई कानून पास करना हो, जैसे कोविड का टाइम था। अब कोविड के टाइम में उस समय क्या है कि नहीं चल रहा था सत्र और अचानक से कोविड को लेकर के बहुत सारे प्रोटोकॉल लाना था और उसमें बहुत सारे कानून पास किए गए थे। जैसे किसान को लेकर के 3 बिल पास हुए थे, तो वो पहले जो है अध्यादेश के तहत लाया गया था। तो अध्यादेश क्या होता है कि जब जो है वो सत्र जो है वो नहीं चल रहा हो, या विधानसभा हो या लोकसभा हो, जब उसका सत्र नहीं चल रहा है और कुछ आवश्यक कारणों से अगर कानून लाना हो, तो उस समय मंत्रिपरिषद जो है वो उस कानून को बनाता है। और मंत्रिपरिषद की जब बात होती है, वो जब प्रेषित करते हैं तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, तो वही कहलाता है। राज्यपाल जो है राज्यपाल जो है वो साइन करेंगे तो ये स्टेट गवर्नमेंट में होगा, अगर राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा, तो वही अध्यादेश कहलाता है। ठीक है, तो जो राज्यों में जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 213 ईस्वी में है। ठीक है, तो अध्यादेश का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये एक प्रकार मतलब कानून नहीं होता। और इसको पता है, जब भी पहला सत्र चलता है तो सबसे पहले उस अध्यादेश को है वो कानून पारित करना होता है। अगर वो पारित नहीं होंगे तो वहीं पे खारिज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो वहाँ से नल हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो महालेखा परीक्षक जो हैं वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, तो महालेखा परीक्षक का क्या काम होता है कि वो सारे चीज़ का जो परीक्षण करते हैं। ठीक है, परीक्षण करते हैं कहने का मतलब क्या हो गया कि पूरे राज्य का जो बजट निकला था, उसमें जो पैसे यहाँ से आवंटित किए गए थे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कामों के लिए, और वो सारे पैसे को अच्छे से यूज किया गया कि नहीं किया गया, वो सारे का जो परीक्षण है वो करते हैं महालेखा परीक्षक। और वो अपना परीक्षण कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो किसको सौंपते हैं? तो राज्यपाल को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल सिफारिश करता है। तो अनुच्छेद का 356 है, उसके तहत राज्यपाल किस चीज़ की सिफारिश करता है, ये हमारा प्रश्न है। तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति शासन हेतु सिफारिश करता है। देखिए राष्ट्रपति शासन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मतलब आर्टिकल 352 352 जिसको कहते हैं, फिर 356 और 360, ये तीनों ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी होता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और ये जो सर्वप्रथम है इंदिरा गांधी इसका प्रयोग कर चुकी हैं और वो किया गया था 1975 ईस्वी में। उस समय क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दी थी और वहाँ कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक पक्षधरता था और उस समय देश एक अलग ही समय से गुजर रहा था। उस समय कहीं ना कहीं हमारे संविधान भी खतरे में थे, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, इस बात से भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि भारत की बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री के तौर पे जो है वो इंदिरा गांधी रही हैं। बांग्लादेश एक अलग देश बन गया तो उसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा था। उस समय अमेरिका हम लोगों को उस तरह से मदद नहीं करता था, बल्कि उस समय रूस के मदद मिला था। और कितना बढ़िया कूटनीतिक तरीके से अमेरिका को सीधे कुछ भी बोलने वाली, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधे उस समय ये बात बोली थी कि आप मुझे मत सिखाइए कि कैसे देश चलाया जाता है। वो सीधे ये बोली थी कि मतलब यही बात बोली थी कि हम आपसे ज़्यादा लोगों के प्रधान हैं, ठीक है, तो आपसे हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की वो शक्तिशाली रही हैं, आयरन लेडी भी उनको बोला जाता है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि भारत की वो शक्तिशाली प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। जिनको गूंगी गुड़िया बोला जाता था, वहाँ से बढ़ करके वो भारत की प्रधानमंत्री बनी और वहाँ से एक काम भी की। लेकिन हाँ, 1975 ईस्वी पे जो है वो उन पे केस चल रहा था चुनाव को लेकर के, ठीक है। तो वो जो चुनाव के जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उसका वो उल्लंघन किए हुए थे, इसलिए कोर्ट उनको सज़ा दिया था और बोला गया था। तो उसी बीच में क्या है कि वो बचने के लिए जो है आपातकाल लगा दिए थे और उस आपातकाल में जो है वो अपने मनमाने तरीके से शासन कर रही थी, ठीक है। तो आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की व्यवस्था करता है। नेशनल इमरजेंसी की व्यवस्था करता है, इसका मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो वो पूरे भारतवर्ष में जो है वो आपातकाल जब लग जाएगा तो क्या होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से शासन होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट से शासन होगा तो इस तरीके से नहीं जैसे नॉर्मल या जनरल टाइम में होता है। उस समय जो है वो मंत्रिपरिषद से सीधे निर्णय लिए जाएंगे और जो भी ऑर्डर आएंगे सबको पालन करने पड़ेंगे। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं वो सब उस समय के लिए नल हो जाएंगे। नल का मतलब वो उनके पास शक्ति नहीं बच जाएगी और जो भी ऑर्डर आएगा उनको पालन करना मजबूरी होगा, ठीक है। तो वो उस तरीके से हो जाता है। तो ये आर्टिकल 352 है। आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। इसमें राष्ट्रपति शासन क्या है कि जैसे मान लीजिए झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। तो जब यहाँ पे किसी मान लीजिए क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं आया और कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, झारखंड राज्य हो या किसी और राज्य में हो, ठीक है। तो
जब वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं और किसी भी स्थिति में, तो जब सरकार नहीं बने तो उस केस में क्या होता है कि शासन तो करना ही होगा, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और उस समय जो है वो केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से यहाँ पे शासन करती है। एक केस तो ये बन जाता है। दूसरा केस है कि मान लीजिए जो राज्य सरकारें हैं वो कानून के दायरे में रह करके काम नहीं कर रही हैं, संविधान का उल्लंघन करके काम कर रही हैं, तो उस केस में भी जो है वो क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति शासन कहलाता है, जो आर्टिकल 356 व्यवस्था करता है। और एक है आर्टिकल 366 जिसको कहते हैं 360। आर्टिकल 360 जो है वो कहता है कि नेशनल इकोनॉमिकल इमरजेंसी, ठीक है ना, आर्थिक आपातकाल। आर्थिक आपातकाल क्या, जैसे कि अभी श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान की भी लगभग कमोबेश वही स्थिति है, अफगानिस्तान का तो स्थिति आप लोग को पता ही है। तो ऐसी इन स्थितियों को कहते हैं आर्थिक आपातकाल। मतलब उस देश में जो है वो उतना धन संपत्ति नहीं है जो उस देश की ज़रूरत को पूरा किया जा सके और बाहर के देश से जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं वो कर सके, तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। ये बहुत ही गंदा स्थिति होता है। उस स्थिति में लोग अपने ही देश में नहीं रहना चाहते हैं, वो भागने का मौका ढूंढते हैं, किसी तरह दूसरे जगह पनाह लेना चाहते हैं कि कम से कम वो भूखमरी से बच सके, बाकी सबसे बच सके। इसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 360 जो है इसकी व्यवस्था नेशनल इमरजेंसी की करता है। तो इंडिया में आर्टिकल 352 भी लग चुका है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, वो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में जो है वो प्रेसिडेंट रूल भी लग चुका है। नेशनल इमरजेंसी की स्थिति भारत में नहीं आई है और जिस प्रकार से भारत आर्थिक विकास स्टार्टिंग से कर रही है, तो इस स्थिति से कभी भी संभव ही नहीं लग रहा है कि मतलब जो है वो आर्टिकल 360 की ज़रूरत कभी पड़ेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 366 मतलब आर्टिकल 360 जो है, जो इकोनॉमिकल इमरजेंसी है, इसमें सिर्फ राष्ट्रपति की तनख्वाह को छोड़ करके बाकी सबका तनख्वाह कटौती कर ली जा सकती है। जितना काटना है वो किया जा सकता है, इसलिए ताकि देश को चलाया जा सके अच्छे से, ठीक है। तो हमको लगता है आप लोग जो है वो इमरजेंसी के बारे में समझ गए। एक होता है 352, 356, 360। 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल है जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और 360 जो है वो है इकोनॉमिकल इमरजेंसी जिसको कहते हैं हम लोग आर्थिक आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो है वो प्रभात कुमार थे, ठीक है। तो याद रखिएगा झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ठीक है ना। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और अभी जो है द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं और ये बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि वो झारखंड के राज्यपाल नहीं हैं और वो फिर भारत की राष्ट्रपति बनी है। और द्रौपदी मुर्मू का जो हम भाषण हाल में सुने थे, वो जेल को लेकर के जो बोली थी, कि उनका बहुत ही मतलब डेप्थ छुपा हुआ है। वो बोली कि हम लोग किस समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं जब जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ रही है। तो अगर जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों का समाज सभ्य नहीं है, सिविलाइज नहीं है। अगर समाज हम लोग का सोसाइटी सिविलाइज्ड होता तो जेलों में कैदियों की संख्या घटती। इससे पता चलता कि हम लोग में मानवता और ज़्यादा है, हम लोग और ज़्यादा अच्छे से सब कुछ को समझ पाते हैं। तो समझिए कि उनका कितना डेप्थ है और बहुत ही मेहनत से पहुंची है। खास करके अगर ट्राइबल वुमन राष्ट्रपति के पद तक पहुंची है तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। पहला तो महिला होना और दूसरा कि मतलब ट्राइबल होना। तो ट्राइबल होते हुए भी वहाँ पे पहुँचना, ये वाकई उनका जो है वो दिखाता है कि उनकी आत्मनिश्चय कितना था, उनकी दृढ़ता कितना था। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब लोग जो है वो जैसे तैसे बन जाते हैं, उनका उन क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा अच्छा काम भी किया गया है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड के किस राज्यपाल का जन्मस्थान पेशावर पाकिस्तान में है? ठीक है, तो बताना है कि एक झारखंड के कौन से राज्यपाल हैं जिनका जन्म स्थान जो है वो पेशावर पाकिस्तान में था। तो इसका जो आंसर है वो होगा वेद प्रकाश मारवाह, ठीक है। तो वेद प्रकाश मारवाह जो है वो राज्यपाल बने थे झारखंड के और इनका जो जन्म स्थान रहा था वो पेशावर पाकिस्तान। तो आप लोगों को पता है 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन उस भारत के साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। जो भारत और पाकिस्तान कभी एक देश हुआ करते थे, तो 1947 के बाद जो है वो 2 देश बन गए और 1971 में वो सब 3 देश बन गए। कैसे 3 देश बन गए? तो 1947 में जो है वो पाकिस्तान था, तो वो पाकिस्तान 2 भाग में था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में अच्छा नहीं बनने लगा, उनके बीच में लड़ाई होने लगा। आप लोग शेख मुजीबुर रहमान का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान पे बहुत तरह का शोषण करने लगे, वहाँ महिलाओं की बलात्कार, बहुत तरह का मारपीट। तो जो
पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे किसी तरह से भाग भाग करके जो है वो असम वाले क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में घुस करके पनाह लेने लगे। तो उससे भारत की भी स्थिति खराब होने लगी। भारत की स्थिति खराब होनी इसलिए क्योंकि मतलब अगर इतनी बड़ी संख्या में कहीं किसी दूसरे देश से लोग आएंगे तो हमारे लिए समस्या हो गई, उनके लिए खाना व्यवस्था करना, बाकी सब चीज़ करना। तो ये समस्या का समाधान नहीं था। तो इसीलिए जो है उस समय 1971 में है वो वहाँ पे युद्ध किया गया, जिसमें भारत का बहुत समर्थन रहा और भारत के बलबूते जो है वो पाकिस्तान को हराया गया। और इस प्रकार से जो पश्चिमी पाकिस्तान की बहुत बुरे तरीके से हार होती है और 1971 में पाकिस्तान को घुटने टेकना पड़ता है। और उस समय हमारी प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी रहती हैं। और एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा विश्व का सैनिक समर्पण उसी समय होता है, पाकिस्तान की सेना जो है वो समर्पित करती हैं और उस समय एक नया देश बनता है, वही पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, तो ये था कहानी की बोल, एक देश जो भारत था उससे दो पाकिस्तान बने, दो पाकिस्तान फिर दो अलग अलग देश बन गए। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि मतलब देश का जो बना तो पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम नाम करके देश बना, वो धर्म के नाम पे देश बना। भारत धर्म के नाम पे देश नहीं बना, भारत जो है वो सभी धर्मों का देश है। भारत में सबसे ज़्यादा धर्म के लोगों के रहते हैं, विश्व के सबसे ज़्यादा धर्म के लोग अगर कहीं निवास करते हैं तो वो भारत है। तो भारत जैसा देश तो वाकई बहुत ही सुंदर देश है। तो 1947 में क्या हुआ कि ये निर्णय लिया गया कि जिनको जहाँ रहना है वो रह सकते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन रहा था, इस्लामिक कंट्री बन रहा था, तो इस्लामिक कंट्री का मतलब क्या होता है कि उसके कानून में बाकी सब में जो है वो प्रथम नागरिक वहाँ के मुस्लिम होंगे, उसके बाद दूसरे नागरिक जो है उनको दूसरा दर्जा दिया जाएगा। मतलब सरकारी नौकरी में, बाकी सब में जो है, राजनीति में हमेशा जो है वो किसको अधिकार रहेगा, तो मुस्लिम को रहेगा। और बाकी जो गैर मुस्लिम हैं, जो भी धर्म के लोग होंगे, उनको वहाँ पे अधिकार नहीं मिलेंगे। तो उस डर से पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत की ओर आना चाह रहे थे और भारत से बहुत सारे लोग पाकिस्तान की ओर जाना चाह रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोग ट्रांसफ़र हुए। तो वही जो वेद प्रकाश मारवाह हैं, इनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक है, और वो भी जो है वो भारत विभाजन के समय में वो भारत आ गए पेशावर को छोड़ करके। तो यही वेद प्रकाश मारवाह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है? तो झारखंड के एक राज्यपाल हैं जिनकी एक आत्मकथा है, उनका पुस्तक का नाम है पगडंडी से शहर तक। ठीक है, तो पगडंडी से शहर तक जो पुस्तक है वो किसने लिखे हैं? तो वो जो है वो लिखे हुए हैं सैयद अहमद। तो जो सैयद अहमद साहब हैं वो मतलब झारखंड के जो है वो झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और उनका पुस्तक का नाम है पगडंडी से शहर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की हैं? तो द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से जो है वो ओडिशा की हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को भी पता है और अब तो राष्ट्रपति हैं, तो ये बात तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? ठीक है, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको कानून बनाने के पीछे भी कारण है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 91वां, ठीक है, 91st। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है मंत्रियों की कुल संख्या जो है मुख्यमंत्री को लेकर के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है वो बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को समझे या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए एक ही नियम है। तो स्टेट गवर्नमेंट है, मान लीजिए किसी का भी सरकार बना, 3-4 पार्टी का सरकार बना, अब क्या करेंगे, तीनों चारों पार्टी के जो नेता हैं उनको खुश रखने के लिए सबको मंत्री दे दिया जाता है, अलग अलग मंत्री पद बना दिए जाते हैं। तो कृषि मंत्री, तो स्वास्थ्य मंत्री, ये सब तो मुख्यमंत्री हैं ही। उसके अलावा एक से एक मंत्री अपने से निर्माण कर लिया जाता है और उनको खुश करने के लिए, तुष्टिकृत करने के लिए उन क्या किया जाता है कि सबको मंत्री बना दिया जाता है। तो उससे ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे बोझ बढ़ता है, राज्य के धन पे, राजकोष पे जो है वो बोझ बढ़ता है, बाकी सब चीज़ होता है, मिसमैनेजमेंट होता है। तो इसीलिए जो है वो सरकार को मजबूरन जो है वो लेजिस्लेटिव को, मतलब विधायिका को एक कानून बनाना पड़ा कि ठीक है आप मंत्री जितना बनाना है बनाइए, लेकिन जो आपका कैपेसिटी है उसका 15% से अधिक मंत्री आप नहीं बना सकते हैं। तो ये कानून इसलिए लाया गया था और ये लाया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा।
मंत्री परिषद के सदस्य किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो देखिए मंत्री परिषद के सदस्य जो हैं वो किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं? तो देखिए अगर वो केंद्र सरकार के बेसिस पे पूछा जा रहा है तो वो राज्यपाल हो जाएगा, और अगर केंद्र सरकार के बेसिस पे पूछेगा तो वो राष्ट्रपति हो जाएगा, और राज्य सरकार के बेसिस पे पूछा जा रहा है तो वो राज्यपाल हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग झारखंड का पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ये राज्य के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब भी क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाएगा तो वहाँ उस बात को क्लियर किया जाएगा। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी थे, और बाबूलाल मरांडी अगर झारखंड के प्रधान मुख्यमंत्री कुछ दिन और तक रह गए होते, 5 साल 7 साल, तो झारखंड एक अलग ही स्थिति में होती, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो है उनका विजन काफ़ी बड़ा था, विजनरी पर्सन थे, और उनका पार्टी का नाम था झारखंड विकास मोर्चा। ठीक है, JVM। लेकिन उनके साथ बहुत ही मतलब पॉलिटिकल स्टंट हुआ, उनके अपने ही लोग काफ़ी धोखा दिए, और उनके जो राइवलरी थे, ठीक है, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा धोखा हुआ। आज जो हम लोग झारखंड में इतने सारे सरकारी स्कूल देखते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, उतने सारे सरकारी स्कूल को बनवाना, बाकी सब चीज़ करना। और 1936 की जो स्थानीय नीति की बात किया जाता है, ये तो सबसे पहले 1932 की स्थानीय नीति का बात जो है वो बाबूलाल मरांडी किए थे। उसमें ग्रुप डी ग्रुप सी के नौकरी में पूर्ण आरक्षण। लेकिन जब ये बात उठी तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ थे, कुछ लोग थे जिनकी मतलब राजनीतिक पक्षधरता इसे ख़त्म होती थी, तो वो बाबूलाल मरांडी को हटाने का पूरा प्रयास किए, और फिर उनको देखिए बीजेपी से निकाल दिया गया। उस समय बीजेपी से निकले क्योंकि उस समय जो है वो झारखंड के लोगों का वर्चस्व बीजेपी में बहुत कम था। कांग्रेस में भी वही स्थिति है अभी भी, तो कांग्रेस बीजेपी ये सब में जो है वो झारखंड में अगर देखेंगे तो झारखंडियों की जो स्थिति वर्चस्व है वो बहुत कम है। तो उस कारण से बाबूलाल मरांडी को मतलब पार्टी छोड़ना पड़ा और एक अलग पार्टी बनाना पड़ा, झारखंड विकास मोर्चा। झारखंड विकास मोर्चा भी बनता है, जब वो थे तो इनके अपने ही विधायक को जो है वो खरीद लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके जो है वो बाबूलाल मरांडी के साथ हुआ। ठीक है, तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो बाबूलाल मरांडी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिबू सोरेन अब तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 3। तो 3 बार जो है वो शिबू सोरेन वो झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मधु कोड़ा ने झारखंड का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? देखिए यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। मधु कोड़ा है जो झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। तो अगर ये पूछे कि झारखंड का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था, तो मधु कोड़ा था। ठीक है ना, तो वो कब शपथ लिए थे? तो ये जो शपथ लिए हुए थे वो लिए थे 2006 ईस्वी में। तो 2006 ईस्वी में प्रथम जो है वो निर्दलीय मुख्यमंत्री बने, और यही बहुत ही मतलब रेयर केस होता है कि मतलब निर्दलीय आदमी जो है वो मुख्यमंत्री बन रहा है ना। तो अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो पहली बार बने थे वो रघुवर दास थे। तो रघुवर दास जो है वो पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, मतलब पहले जितने भी मुख्यमंत्री बन चुके थे वो सभी के सभी आदिवासी थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद के तहत राज्य में एक विधानसभा होने का प्रावधान है? तो जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से आंसर जो होगा वो आर्टिकल 170 170। तो अनुच्छेद 170 के तहत जो है वो राज्य में एक विधानसभा होने का प्रावधान है। झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? हाँ, तो झारखंड में विधानसभा की कुल सीटें जो है वो 81 हैं। तो 80 + 1 याद रखिएगा। 80 तो है जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं पूरे झारखंड से, और 1 जो है वो राज्यपाल मनोनयन करते हैं, वो भी पता है मंत्री परिषद की सलाह से। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास बहुत ही कम शक्ति होती है, विवेकाधीन की शक्ति सिर्फ होती है, वो भी उस केस में विवेकाधीन ली जाती है जब मतलब सरकार जो है वो गठबंधन में हो और अपने अस्तित्व में मतलब बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही हो, या मतलब सरकार मतलब उस स्थिति में आ गई हो कि उन पे चल रहा हो मतलब अविश्वास प्रस्ताव वगैरह उस समय। लेकिन अगर विवेकाधीन भी जो होता है तो विवेक वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मंत्री परिषद ही उनको अपना विवेक देता है या सलाह देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा कितने तो 81 की जो बात कर रहे थे तो उसमें 80 लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और 1 जो है वो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा में की जाती है? तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है ना, तो कितने की जाती है? तो 1 की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति जिसको शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं उसके लिए 9 सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं। तो 80 में से 9 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लोग ही लड़ेंगे, बाकी सब में कोई भी लड़ सकते हैं।
भारतीय संविधान के अच्छा, इसको भी बहुत सारे लोग अलग तरीके से देखते हैं कि बोलो वो आरक्षण है, लेकिन आरक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग को लेवल प्लेइंग फील्ड रखना है, सभी को समान अवसर देना है, तो आरक्षण सही होता है। और वही आरक्षण के कारण आज हम लोग देखते हैं कि हर तबके के लोग सामने आ पड़े। हाँ, आज आरक्षण का स्वरूप बदल गया है, जिनको लाभ मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है, और जिनको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है बार बार आरक्षण का लाभ वही उठा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा सुधार अगर किसी तरीके से किया जा सकता है तो वो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत किसका पद निर्धारित है? तो 178 के तहत जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो निर्धारित है। तो 178 में विधानसभा अध्यक्ष की बात की गई है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है जिसको स्पीकर कहा जाता है, उसी प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष को जो है वो यहाँ पे अनुच्छेद 178 में की गई है। निम्न में से किसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है? देखिए, तो ये जो है ना, ये थोड़ा मतलब जानने का विषय है, ये राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी। तो कौन धन विधेयक है, कौन वित्त विधेयक है, इसका जो पूर्ण निर्णय है, अंतिम निर्णय है, वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। अगर वो मतलब विधानसभा की बात हो तब विधानसभा अध्यक्ष है, और अगर वो मतलब केंद्र सरकार में हम लोग संसद की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो स्पीकर देते हैं कि कौन वित्त विधेयक है, कौन धन विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों में पारित करना अनिवार्य होता है? ठीक है, तो देखिए विधान परिषद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो जैसे केंद्र सरकार में दो सदन है, ठीक है ना, संसद एक ही है, सदन दो है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार कुछ कुछ राज्यों में, जैसे झारखंड में तो वैसा नहीं है, तो 7-8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद। तो विधानसभा के लोगों को सीधे मतलब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिसको एमएलए कहते हैं, वो सीधे लोगों के द्वारा चुने आते हैं। लेकिन विधान परिषद के लोग जो हैं वो सीधे लोग के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा चुने जाते हैं। उसमें से टीचर वगैरह भी रहते हैं, किसी किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ रहते हैं, तो वो सब जो है वो विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। तो धन विधेयक में विधान परिषद या राज्यसभा को अधिकार एकदम भी नहीं होता है, मतलब उनको पास कर देना होता है। उसमें जो अगर वो केवल रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि मतलब हम ये चीज़ का बात कहते हैं, तो बोल अगर हो सके तो वो डिपेंड करेगा कि लोकसभा या विधानसभा उस काम को करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो इसका 14 दिन है, 14 दिन में ही जो है वो धन विधेयक को वापस कर देना होता है पुष्टि के साथ। अगर 14 दिन के अंदर नहीं वो लोग पारित करते हैं तो अपने आप जो है वो धन विधेयक को पारित माना जाता है, ठीक है। और ये बोला जा सकता है कि ये गलत है, तो नहीं, ये गलत नहीं है, क्योंकि धन विधेयक जो है वो किसी भी कंट्री को रन करने के लिए या किसी भी स्टेट को रन करने के लिए आवश्यक होता है। और इसमें केंद्र सरकार में लोकसभा को पूर्ण अधिकार होता है और राज्यसभा में जो है विधानसभा को पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि राज्य में डैश होगा, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 214 जो है वो अनुच्छेद 214 बोलता है कि उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय का जो है वो हर राज्य में उच्च न्यायालय होगा। तो ये अनुच्छेद 214 कहता है। आप लोग न्यायालय के बारे में जानते होंगे, जिसको हम लोग जुडिशरी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी है मतलब इस पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का पकड़ नहीं होता। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएगी वो उस पर ज़रूर लागू होगी, लेकिन लेजिस्लेटिव भी जो कानून बना रही है उसको भी जज करने के लिए जुडिशरी होती है कि अगर वो कानून जो है संविधान के दायरे में नहीं है, संविधान के बातों का उल्लंघन करती है, तो उस चीज़ को भी खारिज कर दिया जाता है। तो जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में, ठीक है। तो जुडिशरी जो है, जिसको हम लोग न्यायपालिका कहते हैं, तो जो सबसे अपेक्स पे होता है, जो सबसे ऊपर होता है, उसको उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके नीचे जो है वो काम करती हैं राज्य, मतलब राज्य में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, वो सभी राज्यों में है। और उसके नीचे जो है वो जिला न्यायालय काम करती हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे हजारीबाग में हो गया, गिरिडीह में हो गया, चतरा में हो गया, तो उस प्रकार से जिला न्यायालय है, ठीक है। तो अनुच्छेद 214 में जो है वो राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, इस बात का व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, जब भी न्यायाधीश की बात आएगा तो फिर उसमें जो है वो राज्य सरकार की शक्ति छीन हो जाती है, केंद्र सरकार की शक्ति भी छीन हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति हैं, वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। हाँ, अगर राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश दें तो उनके जगह पे वो शपथ उनको दिलवा सकते हैं, ठीक है। या राज्यपाल जो है किसी और को बोले तो उनको वो शपथ दिला दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत कौन से मामले आते हैं? तो अगर हम लोग 226 की बात करें, ठीक है ना, तो 226 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है और जो उच्च न्यायालय में आता है, ठीक है।
तो आप लोगों को अधिक पता होगा कि जो भीमराव अम्बेडकर हैं, जो जिस बात पे बहुत जोर देते थे वो ये जो देते थे, या हमारे संविधान सभा के जो बाकी मेंबर्स थे, जो 299 टोटल मेंबर्स थे जिन्होंने मिल करके भारत के संविधान का तैयार किए थे, तो उन सबका यही कहना था कि कोई देश लोकतांत्रिक तभी रह सकता है जब वहाँ के नागरिकों को अधिकार प्राप्त हो। उन लोगों को अगर अधिकार प्राप्त नहीं है तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि वो देश जो है वो लोकतांत्रिक नहीं रह चुका। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो क्या है कि लोगों का अधिकार मतलब जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। तो लोगों का अधिकार सुरक्षित करेगा कौन? तो इसके लिए जो है वो केंद्र मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया। तो हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत वो पावर दिया गया कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति का जो है वो, या किसी भी चीज़ का व्यक्ति, वो कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, तो जब मूल अधिकार, ऐसे मूल अधिकार व्यक्तियों को दिया गया, तो मूल अधिकार जब भी उसका हनन हो तो जो हाई कोर्ट है वो मतलब कोई भी व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके लिए सबसे पहले कानून मतलब उनकी सुनवाई करेगा और उनके लिए रीट जारी करेगा। रीट का मतलब होता है स्पेशल नोटिस, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि जैसे एक मूवी है, उस मूवी का नाम है जय भीम, बहुत बढ़िया मूवी है, वो फंडामेंटल राइट्स पे ही बना हुआ है। उस मूवी को देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और फिर पता चलेगा कि हम लोगों को कितने अधिकार हैं। तो भारत में जैसे जनरली क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने अधिकार को ही नहीं जान पाते, जिसके कारण उनके साथ शोषण होता है। तो बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को अपना भारत का संविधान जानना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिकल रट लेना चाहिए, बल्कि उसका महत्व समझना चाहिए, उसके क्या क्या अधिकार हैं वो सारे कुछ पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी व्यक्ति सीधे जो है वो उच्च न्यायालय को अप्रोच कर सकता है जब उसको लगे कि मूल अधिकार उसका हनन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो जिला न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। देखिए राज्यपाल जो है वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? तो राज्य का जो विधि अधिकारी है वो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता, विधि अधिकारी का मतलब क्या होता है? कानून का जो अधिकारी होता है। तो देखिएगा ये कोई जितने भी सरकार होते हैं उन सबको जो है वो एक महाधिवक्ता रखना पड़ता है, जिनके मतलब सरकार पे जब कोई केस हो तो वो उनके लिए वो लड़ते हैं, महाधिवक्ता जो होते हैं सो, या उनकी टीम लड़ती है। या सरकार को जब भी कोई कानून बनाना रहता है तो इस बात को बहुत अच्छे से सुनिश्चित कर लेना होता है कि हमारे कानून में कोई ऐसा पार्ट तो नहीं ना है जो मूल अधिकार का हनन कर रहा हो, जो संविधान के अगेंस्ट में हो। तो इसीलिए वहाँ पे जानकार व्यक्ति चाहिए होते हैं। तो राज्य के लिए जो महाधिवक्ता होते हैं वो क्या करते हैं कि वो विधि अधिकारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो वहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, 225 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कौन बना रहता है? तो पहला है महान्यायवादी, दूसरा है महाधिवक्ता और तीसरा है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि महाधिवक्ता जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित की गई थी? तो झारखंड लोकायुक्त अधिनियम जो है वो 2001 ईस्वी में पारित की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो झारखंड के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे जस्टिस लक्ष्मण उरांव, ठीक है। जस्टिस लक्ष्मण उरांव जो है वो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता है कि झारखंड में 24 ज़िले हैं। झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया? हाँ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि इसको कितने भागों में बांटा गया क्षेत्रीय प्रशासन के लिए? 5, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमंडल बोलते हैं या प्रमंडल बोलते हैं? प्रमंडल बोलते हैं, हाँ। 5 प्रमंडल बांटे गए जिसको हम लोग क्षेत्रीय प्रशासन कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो लिखा गया है क्वेश्चन, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब, तो वो जो है वो 2001 ईस्वी में पारित हुआ, ठीक है। तो मतलब अच्छा खासा टाइम हो चुका है और मतलब इसको जो है वो एक और क्लास में कवर करना बहुत बेहतर रहेगा बजाय कि आज ही, तो वो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जब भी देखा जाए तो, और पॉलिटी सबको जानना चाहिए। पॉलिटी इसलिए जानना चाहिए कि पॉलिटिक्स हमारे लाइफ का पार्ट होता है। अगर आप पॉलिटिक्स नहीं जानिएगा तो अपने लाइफ में बहुत पीछे छूट जाइएगा, क्योंकि जो लोग भी पॉलिटिक्स जानते हैं वो लोग, पॉलिटिक्स का मतलब गंदा शब्द में इसको नहीं समझना चाहिए, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा शब्द है।
जब भी हम लोग गुड पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बहुत गिने चुने लोग आते हैं, और गिने चुने लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे समाज में पॉलिटिक्स को गलत नज़र से देखा गया है, और गलत नज़र से देखा जाता है तो अच्छे लोग उसमें आ नहीं पाते हैं, और अच्छे लोग को आने नहीं दिया जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हर लोग को अवेयर होना चाहिए, हर लोग को संविधान जानना चाहिए, अपने अधिकार जानना चाहिए, ताकि उनके साथ शोषण ना हो, उनके सगे संबंधियों के साथ शोषण ना हो, और अगर आसपास में किन्हीं के साथ शोषण होते हुए देख रहे हैं तो उनको वो बचा सके, उस शोषण से बचा सके, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आप नहीं जानते हैं, इसी का लाभ कोई और उठाते हैं, इसलिए आप सभी से ऐसे तो हमको पता ही है कि आप सभी काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन फिर भी अगर भारत के संविधान को अध्ययन नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, और ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। एक बात और, ये एक प्रकार से रिक्वेस्ट ही है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशंस मिलते रहें नए नए वीडियोस का। और कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक देना हो, फील फ्री टू गिव योर फीडबैक, ताकि हम लोग, पॉजिटिव फीडबैक होगा तो उससे अप्रिसिएशन मिलेगा, नेगेटिव फीडबैक होगा तो हम लोग उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका जो फीडबैक हो हमारे लिए बहुत मायने रखेंगी, तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है वो अपना फीडबैक अवश्य दें। बहुत धन्यवाद।